दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी एसएससी जीडी के 15 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का आपने अगर फॉर्म भरे हैं या फिर फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए आवश्यक हो सकता है। साथ साथ में आप लोग अगर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अति आवश्यक हो सकता है, इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों हमारे YouTube चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस के सवाल को पूरे एक्सप्लेन के साथ बताते हैं। साथ साथ में आप लोगों को हम गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक इसके अंदर कवर करने वाले हैं। जो एसएससी जीडी के सवाल पूछे गए हैं 15 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 26 में है शेरशाह का मकबरा अवस्थित है। शेरशाह का मकबरा जो अवस्थित है वो सासाराम में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी ने ही भारत में जीटी रोड का निर्माण कराया, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी ने भारत में चांदी के सिक्के चलवाए थे। शेरशाह सूरी का उद्भव बिहार राज्य के अंदर स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है? कुंभ मेला किस शहर में लगता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। वैसे अगर हम लोग बात करें पूरे भारत में 4 शहर में कुंभ मेला का आयोजन होता है। पहला तो है हरिद्वार। इस हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे स्थित गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। दूसरा है हरिद्वार के साथ में दूसरा है इलाहाबाद। इस इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। और तीसरे नंबर में उज्जैन है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। और इसके साथ में याद रखिएगा नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो इस तरह से दोस्तों भारत में कुल 4 शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म स्थल को पाकिस्तान की सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, पंज तीर्थ हिंदू तीर्थ स्थल, पंज तीर्थ हिंदू तीर्थ स्थल को पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 2019 के इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? 2019 का ये क्वेश्चन है। साइना नेहवाल ने महिला एकल इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 जीता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है रोगों के उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचारित होता है। वायु से फैलने वाला बीमारी का समूह ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, जो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षय रोग और निमोनिया रोग फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है, जबकि कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, जबकि एड्स रोग वायरस जनित रोग है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, किस भू लगान व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था, बशर्ते कि उन्हें सरकार को तय की गई राशि का भुगतान कर दिया हो? इसे कहते हैं जमीन अस्थाई बंदोबस्त। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। और इसी का दूसरा नाम है, अस्थाई बंदोबस्त का ही दूसरा नाम है जमींदारी प्रथा। और इस जमींदारी प्रथा यानी अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसी अस्थाई बंदोबस्त का कॉर्नवालिस का कोड भी कहते हैं। और इसको जो लागू किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। और जबकि टॉमस मुनरो के द्वारा रैयत बाड़ी की व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संगठित सेक्टर से संबंध में सही नहीं है कि कर्मचारी को यातायात अनुदान छुट्टी में देना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नियोक्ता कामगारों को यात्रा के लिए अवकाश की छुट्टी देने का ये बाध्य नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में है, मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मंदिर वास्तुकला में सबसे महत्वपूर्ण भाग मंदिर का गर्भगृह होता है। गर्भगृह जो ऑप्शन नंबर डी में है। गर्भगृह मंदिर का मध्य में अवस्थित कुछ भाग जहां देवताओं को स्थापित किया जाता है। अगर हम लोग बात कर ले गोपुरम, दक्षिण भारत में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर देखने के लिए मिलता है। वैसे मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से किसमें मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंध है। नेशनल पार्क प्रतिबंधित क्षेत्र, जहां मानव को किसी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया होता है। कहां पर? नेशनल पार्क, जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क, तो ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसी का नाम बदल के फिर किया गया हेली नेशनल पार्क, और वर्तमान समय में इसी जिम कॉर्बेट नेशनल का नाम बदल के कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर है हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड के अंदर किया गया था, और इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। जस्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियाँ हैं? जस्का, हुंजा और नुब्रा ये सिंधु की सहायक नदियाँ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हम लोग बात कर लें, सिंधु नदी भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है सिंधु। 2880 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है, महाराष्ट्र की संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। महाराष्ट्र संस्कृति के बारे में लोकप्रिय नृत्य गोटीपुआ ये संबंधित नहीं है। गोटीपुआ जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ध्यान रखिए 2019 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोन सोनारो को 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अगर हम लोग बात करें पहला गणतंत्र दिवस जो 1950 ईस्वी में मनाया गया था, इसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। जिस समय भारत का गणतंत्र हुआ यानी 26 जनवरी, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी के में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है कहलाता है। जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर सरलता से विरूप हो जाए उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रेरी मैदानों के जलवायवीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, सही है। ध्यान रखिएगा, प्रेरी मैदानों के जलवायवीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रेरी प्रदेश के जलवायु के संदर्भ में प्रायद्वीपीय प्रकार की जलवायु के साथ चरम तापमान होता है। प्रायद्वीपीय चरम
अत्यधिक उष्णता यानी गर्मी के साथ भूमध्य सागर जलवायु पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख ले। क्वेश्चन नंबर 40 में है, क्वेश्चन नंबर 40 है, ध्यान रखिएगा। दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। किस के द्वारा किया जाता है? मूल क्षेत्राधिकार के द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 131, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 3 प्रकार का प्रारंभिक यानी मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार आता है। पहला है दो राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद। दूसरा आता है केंद्र और राज्य के बीच में विवाद। तीसरा आता है एक और केंद्र सरकार और कुछ राज्य हो तथा दूसरी ओर अन्य राज्य हो। तो इस तीनों के बारे में अनुच्छेद 131 के द्वारा न्यायिक क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आता है। ऐसे विवाद को लेकर केवल उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 की बात करें, 129 में अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय भी है। अनुच्छेद 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री शक्ति का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 143 के अंदर। तो इस तरह से दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। मूल क्षेत्राधिकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जल में साधारण नमक मिलाए जाने पर उसके हिमांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर जल के नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ेगा, जबकि हिमांक बिंदु घट जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आगे इसमें बात करें, निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलना गलन कहलाता है। निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलना गलन कहलाता है। उसी तरह निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा उस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना देश आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं विशेष आर्थिक जोन को भारत में 2005 से लागू किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में कब से लागू हुआ? तो 2005 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बीपी मंडल आयोग देश के पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन के लिए किया गया था। बीपी मंडल आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के कारणों के अध्ययन के लिए किया गया था, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगर हम लोग बात कर लें, मंडल आयोग का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था और इस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगर हम लोग बात कर लें, मोरारजी देसाई केंद्र के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो 1977 ईस्वी में बने थे। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 ईस्वी में बना था मोरारजी देसाई। और अगर बात करें इस मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1878 ईस्वी में, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए। और इस मंडल आयोग ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वो 1980 ईस्वी में। अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1980 में। बीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग को लागू कर दिया। और ये लागू कब किया था? 1990 ईस्वी में ये मंडल आयोग को लागू कर दिया। इसी आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया। इसी के द्वारा ओबीसी को सरकारी नौकरियों में कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया? 27% का। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि मायोपिया के इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया के नाम से जानते हैं। मायोपिया दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अवतल, जो ऑप्शन नंबर बी में है। निकट दृष्टि दोष में रोगी को ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाता। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया के नाम से जानते हैं। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों देख लेते हैं। 45
क्वेश्चन नंबर 45 में था दोस्तों, मध्यकालीन भारत में बाजार प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किस शासक के समय से संबंधित था? किस शासक से संबंधित था बाजार नियंत्रण प्रणाली? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था। इस बाजार नियंत्रण में अगर कोई व्यापारी कम तौलता था जितना, तो उसके शरीर से उस व्यापारी को उतना मांस काट के पूरा दिया जाता था। इसी का नाम है बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय, जो ऑप्शन नंबर डी में है। प्रति व्यक्ति आय देश की कुल जनसंख्या और कुल आय का औसत होता है। प्रति व्यक्ति की आय किसी देश की स्थिति को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रति व्यक्ति आय की गणना CSO के द्वारा किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था? भारत सरकार एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। अगर बात करें, यह भारत का अंतिम परिषद एक्ट भी कहा जाता है। द्वैध शासन के अंतर्गत राज्य सूची की विषय को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था आरक्षित विषय, दूसरा अनारक्षित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, 2016 के ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्टिक दिया कर्माकर ने सबसे खतरनाक छलांग कूद का प्रयास किया था, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ध्यान, जिसे प्रांडुनोवा वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर डी में है, प्रांडुनोवा वोल्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वैसे अगर हम लोग बात करें 2016 का रियो ओलंपिक, और जबकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक भी हो चुका है। तो दोस्तों 2021 के टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसलिए उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। हम पूरा पढ़ाए हुए हैं ओलंपिक जो 2021 के टोक्यो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं दोस्तों। 49 में है, डैश प्रक्रिया के द्वारा नेप्थलीन बॉल कुछ दिनों के पश्चात लुप्त हो जाता है। तो नेप्थलीन बॉल जो है कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है, इसका कारण क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऑप्शन नंबर ए है। नेप्थलीन की अगर सूत्र की बात करें तो C10H8 होता है। C10 और H8 होता है नेप्थलीन। यह सफ़ेद चमकदार श्वेतदार ठोस होता है। ऊर्ध्वपातन का कुछ अगर इम्पोर्टेंट उदाहरण की बात करें तो कपूर, एंथ्रासीन, अमोनिया क्लोराइड इत्यादि। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किए गए अब तक के सबसे बड़े तटीय सुरक्षा अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? सी विलीज। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा कोस्ट गार्ड द्वारा अब तक सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास सी विलीज के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज 15 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के SSC GD के जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन था उसको पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। तो एक अच्छा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे और ऊर्जा बढ़े और इससे और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो आज के क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।